राष्ट्रीय अधिवेशन के समाप्त होते ही कांग्रेस में गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक खलबली है। वजह राहुल गांधी जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं वो बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं। हालांकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कई सारे बड़े फैसले किए, इसका असर कांग्रेस पर आने वाले दिनों में दिख सकता है। लेकिन इस जरूरी मौके पर प्रियंका वाड्रा का मौजूद न होना कई सवाल खड़े करता है। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा था, लेकिन पार्टी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी नदारद थीं। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये सेटबैक था। बीजेपी ने इसका पूरा फायदा भी उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रियंका वाड्रा की अनुपस्थिति को अनदेखा करना मुश्किल था और वो गांधी भाई बहनों के भीतर के मामलों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी प्रमुख पार्टी कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया। भारत जोड़ो यात्रा से उनकी स्पष्ट अनुपस्थिति ने भी अटकलों को जन्म दिया था और अब एक और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम से उनके गायब होने से स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल उठना भी लाजिमी है क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद प्रियंका संसद नहीं पहुंची। व्हिप से भी जरूरी ये था कि वक्फ बिल पर बहस के दौरान पूरे देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना। प्रियंका गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका गंवा दिया, या ये भी संभव है कि उन्हें ये पता चल गया हो कि बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, इसलिए संसद जाने से बेहतर वे विदेश चली गईं। क्योंकि बावजूद सबके प्रियंका वाड्रा को भी पार्टी ने संसद में कम ही मौके दिए हैं, ये जानते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा प्रियंका की मास अपील है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी प्रियंका वाड्रा को बार बार नजरअंदाज कर रही है या फिर प्रियंका कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पसंद नहीं कर रही हैं। सवाल तो कई उठ रहे हैं क्योंकि वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में राहुल गांधी अब अकेले नहीं पड़ेंगे। प्रियंका ने लोकसभा में पहुंचते ही हर दिन टीवी और अखबारों की हेडलाइंस लूटना शुरू कर दिया। उनका बैग का रंग, उनकी ऊपर छपी हुई फोटो की खबरें बनने लगी और अचानक उन्होंने दिखना ही बंद कर दिया। इसके बाद गुजरात अधिवेशन के दौरान उनकी अनुपस्थिति ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हालांकि पार्टी ने सफाई दी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान देश में नहीं थी। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही अनुमति ले ली थी। राजनीतिक गलियारों में उठ रही चर्चाओं को विराम देने के लिए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में कुल 158 नेता शामिल हुए थे और 35 नेता शामिल नहीं हुए। जयराम रमेश शायद ये भूल रहे हैं कि प्रियंका गांधी उन 35 नेताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका अगर बीमार नहीं है तो उन्हें विदेश जाने के बजाय गुजरात अधिवेशन को महत्व देना चाहिए था और अगर उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया तो जाहिर है इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। प्रियंका को शुरू से ही परिवार में नजरअंदाज किया गया और सभी जानते हैं कि प्रियंका अपनी बातों को जनता के सामने बेहतर तरीके से रखती हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियंका के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव हारने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब चले गए, लेकिन सरकार में रहते दोनों नेताओं ने जो कारनामे किए वो आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जल्द ही दिल्ली सरकार के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब देने होंगे। बड़ी बात यह कि जब केजरीवाल और सिसोदिया से सवाल पूछे जाएंगे तब आतिशी मरलेना और कुलदीप कुमार भी मौजूद होंगे और इन दोनों से सवाल ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इतना गोलमाल कैसे हुआ। लेकिन लगता नहीं कि आतिशी मरलेना या कुलदीप कुमार अपनी पार्टी के बॉस से तीखे सवाल करेंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि बीजेपी के विधायक उनसे सवाल न पूछें। असल में मामला लोक लेखा समिति का है, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसमें दिल्ली की आबकारी नीति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और अन्य विभागों से जुड़ी हुई वित्तीय गड़बड़ियों की बातें सामने आई थीं और समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा में 3 महीने के अंदर पेश करना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक अजय महावर ने बताया कि समिति की योजना है कि शराब नीति, प्रदूषण समेत अन्य विषयों पर जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति अगले हफ्ते पहली बैठक कर सकती है और चूंकि समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी है, इसलिए पहली बैठक के बाद समिति तेजी से काम करेगी। महावर ने बताया कि समिति की पहली बैठक के बाद 3 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के लिए तलब किया जा सकता है, ताकि विधिवत जांच करके विधानसभा में रिपोर्ट को सिफारिश रखी जाए। पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर पहले ही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज द्वारा जांच चल रही है।
लेकिन अब विधानसभा स्तर पर लोक लेखा समिति भी इस नीति से जुड़े फैसलों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करेगी। शराब नीति में अनियमितताओं समेत अन्य कैग रिपोर्ट्स की जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, आप विधायक कुलदीप कुमार, बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत समेत कुल 9 सदस्य हैं। इसके अलावा पिछली सरकार में की गई 177 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द करने को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश पर भी अजय महावर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने समितियों और बोर्ड्स में अपने नेताओं, विधायकों, प्रवक्ताओं और उनके रिश्तेदारों को बैठाया था। बीजेपी सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव कर केवल योग्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी। और साथ ही सीआर पार्क विवाद को लेकर अजय महावर ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी 3 हिस्सों में बंट चुकी है और माहौल बिगाड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, जबकि आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने महज 50 लाख खर्च कर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प ली। इतना ही नहीं, इन लोगों ने फर्जी डोनेशन, फर्जी किराया जैसे तमाम फर्जीवाड़े कर करीब 1000 करोड़ की काली कमाई कर डाली। अब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की काली कमाई के अड्डे को अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी। ईडी के इस कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि ये गांधी परिवार के लिए काफी बड़ा झटका है। असल में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया, जो उस बिल्डिंग के 7वीं और 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। अब उन्हें हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा। ईडी की जांच में सामने आया कि इस केस में करीब 988 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई है। इसी वजह से 20 नवंबर 2023 को एजेएल की संपत्तियां और शेयर अटैच किए गए थे, जिनकी कीमत करीब 751 करोड़ है। ये कार्यवाही अब अधिकृत अदालत की ओर से 10 अप्रैल 2024 को मंजूर की गई है। इस पूरे मामले की शुरुआत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। जब इस मामले की जांच की गई तो ये भी सामने आया कि फर्जी डोनेशन, झूठा किराया, बनावटी विज्ञापनों के जरिए 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम भी इधर उधर की गई। अब ईडी ने इन संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए नोटिस चिपका दिए हैं और इनका कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। एजेंसी के मुताबिक एजेएल यंग इंडियन नेटवर्क का कथित तौर पर फर्जी डोनेशन के जरिए 18 करोड़ रुपए, 38 करोड़ रुपए का एडवांस किराया और विज्ञापनों के जरिए 29 करोड़ रुपए का अवैध धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नवीनतम कदम का उद्देश्य दूषित परिसंपत्तियों के निरंतर उपभोग, उपयोग और आगे उत्पादन को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात अधिवेशन के बाद से कांग्रेस में पहले से ही बवाल मचा हुआ है। पार्टी अंदरूनी संकटों से फिलहाल जूझ रही है। इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि कांग्रेस को एनडीए गठबंधन की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। अहमदाबाद में पार्टी के हालिया अधिवेशन में विपक्षी गठबंधन के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए था। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में कहा कि कांग्रेस ने अहमदाबाद के पार्टी अधिवेशन में केवल अपने बारे में बात की और आईएनडीए गठबंधन की कहीं चर्चा भी नहीं हुई। पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आईएनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को अपने अहमदाबाद अधिवेशन में इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। असल में वक्फ बिल के कानून बनने के बाद से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस विवाद से किनारा कर लिया है और साफ कह दिया कि उनके लिए ये फाइल अब क्लोज है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास के बयान से भी उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। शिवसेना यूबीटी ने सवाल करते हुए कहा कि गठबंधन का क्या हुआ, क्या ये जमीन में दब गया या हवा में गायब हो गया? इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष की है। कांग्रेस ने 8-9 अप्रैल को गुजरात में अपना अधिवेशन आयोजित किया। राज्य में कांग्रेस 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।
उद्धव सेना ने बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का रुख भी जानना चाहा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की सहयोगी है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में INDIA गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी चुनावी मैदान में होंगे। शिवसेना UBT ने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात में अपना अधिवेशन आयोजित किया, लेकिन लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 2014 के बाद पश्चिमी राज्यों में केवल एक सीट जीती, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रयास करने की जरूरत है। पार्टी को लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में सफलता मिली, लेकिन राज्य विधानसभा चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि इस हार के लिए कांग्रेस के अंदरूनी मसलों के साथ साथ भाजपा के घोटाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इस पर उसे विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने जो नया नुस्खा निकाला, वो जातिवादी राजनीति के उसी रास्ते पर कांग्रेस को ले जाएगा जिस पर लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक, मायावती से लेकर व्यक्तिवादी पार्टियां चलती रहीं। लेकिन अब इसे राहुल गांधी कांग्रेस में आजमाना चाहते हैं। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी को लगता है कि जातिवादी सियासत कांग्रेस में नई जान फूंक देगी और कांग्रेस को आसानी से सत्ता मिल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के इस प्लान से कांग्रेस में ही खलबली मच गई है। कई नेता राहुल गांधी की इस सियासत के खिलाफ खड़े हो गए। हालात ये हो गए कि अधिवेशन के दौरान ये नया प्लान सामने आते ही कई कांग्रेसी नेता हाल के बाहर निकल गए। उनका कहना था कि इसे अब और बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि ये प्लान बहुत ही निराशाजनक है। गुजरात में कांग्रेस के नए प्रस्ताव को लेकर नेताओं में असंतोष देखा गया। इंडिया कन्वेंशन सेंटर में गुजरात को लेकर नया प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में राज्य में जातिगत जनगणना, अनुसूचित जाति और जनजातियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। कांग्रेस गुजरात में सामाजिक न्याय को आगे करके चलना चाहती है, लेकिन गुजरात कांग्रेस के कई नेता उसे गलती मान रहे हैं। उनका कहना है कि माधव सिंह सोलंकी ने भी यही गलती की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक नेता ने कहा, माधव सिंह सोलंकी के खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम का फॉर्मूला अपनाने की वजह से पार्टी को 1985 में 149 सीटें मिली थी। हालांकि इससे पाटीदार और सवर्ण अलग हो गए थे। 1990 में इसका परिणाम देखने को मिला और पार्टी को सिर्फ 32 सीटें मिली। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह का इतिहास सामने है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को गुजरात को जाति आधारित राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। सौराष्ट्र पाटीदार चेहरे परेश धनानी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। राहुल गांधी का मानना है कि इस फॉर्मूले से गुजरात में रिकवर करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे कम सीटों वाले केवल 11 सीटें मिली थी और कई कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह के वादों से भला नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के चरण पड़ते ही पूरे पंजाब में उद्घाटन महोत्सव शुरू हो गया। अस्पताल से लेकर सड़कें, स्कूलों और शौचालयों तक हर किसी का जोर शोर से उद्घाटन किया जाने लगा। जिसे कुछ नहीं मिला उसने मामूली मरम्मत का भी उद्घाटन करवा डाला और अब सोशल मीडिया पर उसे प्रचारित किया जाने लगा है। ये सब ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ अखबारी विज्ञापनों, होर्डिंग्स, पोस्टर्स और सोशल मीडिया के जरिए सरकार चलाई। जब केजरीवाल और उनकी सरकार कहती थी कि हम स्कूल बनवा रहे हैं, तब पता चला कि स्कूल्स के नाम पर शौचालय बनवाए गए। ठीक वही खेल पंजाब में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। शौचालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और उसका नाम स्कूल और एमिनेंस बता रहे हैं। पंजाब का विकास विज्ञापनों में दिखने लगा, लेकिन जमीनी स्तर पर तो हालत ये है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के मंत्री विधायक शौचालय की मरम्मत और सड़कों के गड्ढे भरने के उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहना है भाजपा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अनिल सरीन का। पंजाब भाजपा कार्यालय में उन्होंने आम आदमी को खूब खरी खोटी सुनाई। सरीन ने कहा कि पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद से आम आदमी पार्टी को पंजाब के सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। 9 अप्रैल को बरनाला जिले के गांव घुनस में शहीद सिपाही दिलीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगी उद्घाटन पट्टी का अनुसार शौचालय पखाने की मरम्मत पूरी होने के बाद उसे लोकार्पित किया गया। पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई शिक्षा क्रांति योजना के तहत स्कूल्स में शौचालयों की मरम्मत जैसे मामूली कार्यों पर भी शिलापट्ट लगाने का फैसला अब सोशल मीडिया पर मीम्स और आलोचनाओं का कारण बन गया। लोगों ने इसे करदाताओं के पैसों की बर्बादी करार देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ट्रोल करना शुरू कर दिया, चाहे उद्घाटन हुआ हो या नहीं।
इन शिलापट्टों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का नाम प्रमुखता से उकेरा गया, जबकि स्थानीय विधायक का नाम उसके नीचे लिखा गया। हद तो ये हो गई कि कई जगहों पर मनीष सिसोदिया का नाम भी लिख दिया गया। सोशल मीडिया पर 2 पट्टिकाएं वायरल हो रही हैं, एक बरनाला के शहीद सिपाही दिलीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुनास की, दूसरी फाजिल्का के सरकारी स्मार्ट स्कूल भंगू की। शिलापट्टों पर शौचालय मरम्मत जैसे छोटे कार्यों के लिए भी शिलान्यास और उद्घाटन का उल्लेख किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने सरकार की इस पहल को करदाताओं के पैसे की खुली बर्बादी बताया। उन्होंने लिखा कि विश्वास नहीं होता कि शौचालय मरम्मत के लिए भी विधायक नींव रख रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, हर बार वही मंत्री वही काम, हरजोत सिंह बैंस वाकई टॉयलेट किंग ऑफ पंजाब बनने की होड़ में है। ये विकास नहीं भ्रम है। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस पहल का समर्थन भी किया और एक यूजर ने लिखा कि शौचालय खासतौर पर लड़कियों के लिए अहम सुविधा है, इतनी छोटी सी बात को बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पट्टिकाएं लगाना ठीक है, लेकिन ऐसे छोटे कामों के लिए इससे बचा जाना चाहिए ताकि पैसे की बचत हो। लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि जब भगवंत मान सिर्फ सांसद थे या जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता संभाली थी, तब इस तरह के शिलापट्टों से परहेज किया जाता था। उस समय जिन लोगों ने विकास कार्यों में योगदान किया, उनके नाम तक शिलापट्टों में नहीं लिखे जाते थे। इसके पहले एमके स्टालिन और कांग्रेस कुछ समझ पाती, अमित शाह ने तमिलनाडु में एक के बाद एक 2 बड़े सियासी धमाके कर दिए और एक तरह से तमिलनाडु में सियासी तूफान आने का ऐलान कर दिया। एक ही दिन में पहले बीजेपी के अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र को चुना और उसके बाद अमित शाह ने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब तक एमके स्टालिन तमिलनाडु में खुद को अजेय माने बैठे थे, लेकिन अमित शाह के इस सियासी स्ट्रोक से अब डीएमके का सिराज बिखरने लगा है। तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व पलानीस्वामी करेंगे। बताया गया कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और पलानीस्वामी राज्य स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और इस ऐलान से कुछ देर पहले ही बीजेपी ने तमिलनाडु के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने तमिलनाडु में नयनार नागेंद्र को राज्य की कमान सौंपी है। अमित शाह ने कहा कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी नेताओं ने फैसला किया है कि अन्ना द्रमुक, बीजेपी और सभी सहयोगी दल तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के रूप में एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर अन्ना द्रमुक नेता के पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह ने साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी और राज्य स्तर पर पलानीस्वामी चुनाव का नेतृत्व करेंगे। अन्ना द्रमुक की ओर से गठबंधन के लिए रखी गई शर्तों के सवाल पर शाह ने रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए पार्टी की ओर से कोई मांग नहीं की थी। इसका मतलब है कि अन्ना द्रमुक ने गठबंधन के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। शाह ने यह भी कहा कि अन्ना द्रमुक 1998 से एनडीए का हिस्सा रही है। पीएम मोदी और पूर्व सीएम और जयललिता ने अतीत में एक साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। अन्ना द्रमुक महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही गठबंधन की चर्चा तेज हो गई थी। 28 मार्च को अन्नामलाई ने 2026 के चुनावों को डीएमके को सत्ता से हटाने का अवसर बताया। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों और बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके को सत्ता से नीचे लाया जाना चाहिए और अलग अलग पार्टियों के बीच वोट मटने से कोई भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में अभी 5 कोणीय मुकाबला है। भारतीय राजनीति में कहीं और आपको 5 कोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उन्होंने दोहराया था कि गठबंधन के फैसले बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में हैं। अन्नामलाई ने साफ किया कि गठबंधन का फैसला बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। वे सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे।